नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एक बार फिर किसान आंदोलन उग्र रूप धारण करता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली कूच के नारे के साथ किसान नेताओं ने यह घोषणा कर दी कि हम प्रधानमंत्री के आवास को घेरेंगे, लेकिन दिल्ली की पुलिस और हरियाणा की पुलिस की तत्परता के चलते इन आंदोलनकारियों को हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है और आंसू गैस के गोले चलाकर इनको वहां तितर बितर कर दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिरकार 2 साल पहले एमएसपी पर जो ये गारंटी की बात करने वाले लोग हैं, जब 3 कृषि बिल वापसी हो गए थे तो ये अपने घर वापस चले गए थे और सरकार ने इस पर यह कहा था कि एमएसपी की गारंटी के लिए कमेटी बनाते हैं। कमेटी बनाई गई तो एक नाम भी नहीं इन लोगों ने सजेस्ट किया, यानी ये नहीं चाहते थे कि इस मुद्दे पर कोई समस्या का समाधान हो, क्योंकि राज्यों की सरकार की सहमति इसमें जरूरी है। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि ये सारी बातें जानने के बाद भी, जबकि 2020 में जो आंदोलन खड़ा हुआ था उसमें गुरनाम सिंह चंडूनी और राकेश टिकैत जैसे बड़े चेहरे इस आंदोलन से इस बार नदारद हैं, उनकी सहमति नहीं है, उसके बावजूद भी यह आंदोलन क्यों खड़ा हुआ। तो मैं आपको कुछ कारण बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि यह जो आंदोलन है शुद्ध रूप से राजनीतिक है, शुद्ध रूप से इस आंदोलन के पीछे वामपंथी लोग हैं और इसके पीछे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का हाथ भी बताया जा रहा है, जिसको अभी एजेंसियां तलाशेंगी कि इसके अंदर सच्चाई कितनी है। लेकिन जो चीजें सामने आ रही हैं, जो जानकारी मीडिया के जरिए सामने आ रही है, इससे एक बात साफ है कि यह एक सोची समझी रणनीति और राजनीतिक दलों का जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, उसके द्वारा प्रायोजित एक आंदोलन है, जिसकी जो टाइमिंग है और जो तारीख है 13 फरवरी, इस 13 फरवरी में लंबा राज छुपा है। आप देखेंगे ये 13 फरवरी की तारीख, जो दिल्ली चलो का नारा देकर ये जो पंजाब के किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, उसमें कुछ हरियाणा के भी हैं, इसके अलावा पूरे देश के किसी भी हिस्से से, यानी किसी भी राज्य से दिल्ली कूच का नारा देकर किसान अपने घरों से दिल्ली की तरफ नहीं निकले हैं। ताज्जुब की बात यह है कि दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना और धान के किसान रहते हैं, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश से सिंगल एक ट्रैक्टर, सिंगल कोई किसान दिल्ली की सीमा पर नहीं पहुंचा है। फिर सवाल यह भी उठना चाहिए कि क्या एमएसपी की समस्या, एमएसपी की गारंटी और जो मुद्दे उठाए गए हैं 10 के करीब, वो पंजाब के किसानों को ही दिक्कत है। फिर पंजाब के ही किसान, एक विशेष कम्युनिटी के लोग, ये जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहे जा रहे हैं और कांग्रेस का भी गठबंधन इसमें दिखाई दे रहा है। अब ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले, लेकिन अब देखना होगा कि इसमें सच्चाई क्या है। लेकिन एक बात तो जरूर है कि 13 फरवरी का दिन जो रखा गया है, उसके पीछे जरूर अब लग रहा है कि एक सोची समझी रणनीति है। क्या कारण है मैं आपको बताता हूं। असली बात यह है कि 22 जनवरी को अयोध्या में जब भव्य राम जी के मंदिर में राम लला की मूर्ति विराजमान हुई, तो आप सबने वो दृश्य देखा है कि किस तरह से पूरा देश एक हो गया और कुछ भी ध्यान नहीं था सबको, बस पूरे देश में दीपावली मनाई जा रही थी और देश राममय हो गया। इन दृश्यों को देखकर ये जो इंडिया अलायंस है, इसके होश उड़ गए और ये इस बात को सोचने लगे कि हम पिछले 75 साल से, जब से देश आजाद हुआ है, हिंदू को जातियों में बांटने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी अपनी यात्राओं में जगह जगह ये कह रहा है कि हमारी सरकार आई तो हम जातिगत गणना कराएंगे, और इस सब एजेंडे को चलाने के लिए वामपंथी लोग पिछले काफी लंबे अरसे से मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत पे तो पानी फिर गया, पूरा देश राम के लिए एक हो गया और इसीलिए इनको दिखाई दिया कि हिंदुत्व के मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर ये जितनी जागृति लोगों में आ रही है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ रहा है। लेकिन अब इनको एक और खबर मिली, और वो खबर जो थी वो पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली थी, जिसके कारण से पूरी दुनिया में खलबली मच गई कि मोदी ने यह कमाल कैसे कर दिया। वो था आबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन होना। जैसे ही यह खबर दुनिया में फैली कि कट्टर मुस्लिम देशों के अंदर मोदी जी की जो मित्रता है वो इस कदर है कि वो नौसेना के पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा की माफी करा देते हैं, उनको रिहा करा देते हैं। जैसे ही यह खबर फ्लैश होनी थी तो यहां गठबंधन में तो हलबली मच रही थी, और इस खलबली के बीच आप देखिए किसान आंदोलन का मुद्दा बनाया गया और उन खबरों को प्लांट किया गया। तो वो जो कतर से
8 नौसेना के पूर्व अधिकारी, जिसको खुद यहां नौसेना के अधिकारी ये कह रहे थे ये तो असंभव है, क्योंकि कतर का जो कानून है उसके अनुसार उन्होंने उनको जासूस सिद्ध कर दिया है और कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुना दी है। ऐसे में अब क्या होगा, किसी को उम्मीद नहीं थी। और मीडिया में वो बाइट आई है, जिन लोगों को रिलीज किया गया उन्होंने खुद कहा कि अगर मोदी इसमें एफर्ट्स नहीं करते हाई लेवल के तो आज हम जिंदा ना होते और आपके बीच ना होते। लेकिन यह खबर दब गई। दबी कैसे? इन किसान आंदोलन के नाम पर 20,000 किसान, 2,000 ट्रैक्टर, दिल्ली कूच। देखिए मोदी डर गया, सड़कों पर कील लगा दी गई। कांग्रेस के जितने भी एक्स अकाउंट हैं, सोशल मीडिया अकाउंट है, शायद उनको यह जिम्मेदारी दी गई, जैसे एक टूल किट हमेशा तैयार होती है, चाहे सीए के विरोध के टाइम पे तैयारी की जाती है, चाहे फिर कृषि बिल के टाइम पे तैयारी की गई। और इसी तरह आप देखें कि पहलवान जो आंदोलन खड़ा किया गया था जंतर मंतर पर, उस समय भी एक टूल किट तैयार की जाती है। उसमें पत्रकार, वामपंथी मीडिया और राजनीतिक लोग और उनके कुछ वकील, ये सब मिलकर के एक गठजोड़ कोई एक देश में माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। हर बार एक ही प्रयोग, एक ही टूल किट, अलग अलग चेहरे को लेकर आते हैं। इस बार किसानों को आगे किया गया और तय किया गया कि मोदी की जो ये मेहनत है इसको हमें मिट्टी में मिलाना है। क्योंकि अगर ये मैसेज पूरी दुनिया में गया कि मोदी जी अपने पूर्व सैनिकों को कतर जैसे देश से छुड़ा लाया है और वो भी जिंदा, ये सबसे बड़ी खबर थी। पूरे देश में खुशी की लहर पहुंचती। और आर्मी के लोग ही नहीं, देश के लोग, हमारे देश के लोग दो ही मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं। एक है राष्ट्र का मुद्दा और एक है हिंदुत्व का मुद्दा। ये दो मुद्दे ऐसे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब जब हिंदुत्व या राष्ट्र के मुद्दे को उठाती है या देश में कोई ऐसा वातावरण पैदा होता है, आपने देखा होगा पुलवामा हुआ, उस पुलवामा के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जो एयर स्ट्राइक हुई, उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला। यही इंडिया अलायंस की चिंता थी कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर को कैसे बीजेपी से दूर किया जाए। और इसीलिए एक फर्जी आंदोलन खड़ा कर दिया गया। तारीख चुनी गई 13 फरवरी, आबू धाबी में स्वामी नारायण मंदिर का उधर उद्घाटन होगा। मोदी जी उस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में यह मैसेज जाएगा कि मोदी है तो मुमकिन है कि वो मुस्लिम कंट्री में भी मंदिर बनवाने में कामयाब होते हैं। और वो भी, आपको एक ताज्जुब की बात बता देता हूं कि मंदिर के शीर्ष पर जो मंदिर का ध्वजा है उसके साथ आबू धाबी राष्ट्र का ध्वज भी लहरा रहा है। यह सबसे बड़ा उदाहरण था। और यह मैसेज जैसे ही दुनिया में जाता तो जो कट्टरपंथी देश हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं और जो यहां भारत में घुसपैठियों के पक्षधर हैं, उन सबका तो नैरेटिव फेल हो जाता। कैसे मुस्लिम विरोधी सिद्ध करेंगे मोदी को? मुसलमान के देशों में मोदी की तो जय जय हो रही है, वहां उनको सर्वोच्च सम्मान दिया जा रहा है और मोदी जी उनके बीच जफ्फियां पाते हुए, गले लगते हुए फोटोशूट हो रहा है। अब इस नैरेटिव को फेल करने के लिए वामपंथियों ने ये पूरी टूल किट तैयार की। ये कोई आंदोलन नहीं है, ये कोई किसानों की डिमांड नहीं है, ये वामपंथी शुद्ध रूप से एक आंदोलन है। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये वामपंथी लोग ऐसी डिमांड प्रस्तुत करते हैं जो सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, लोग इसके पीछे खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो कतई भी कभी भी जीवन में पूरी कोई सरकार कर नहीं सकती। दुनिया की कोई भी देश की सरकार हो, ये वामपंथी ऐसी मांग लेकर आते हैं जो कभी भी पूरी ना हो, क्योंकि आंदोलन तो ऐसी मांगों से ही जिंदा रहता है। और ऐसी ही एक मांग है एमएसपी। मैं खुद किसान का बेटा हूं। एमएसपी पर गारंटी मांगी जा रही है। ये कह रहे हैं कि कानून बना दो कि प्राइवेट आदमी भी जो रेट सरकार तय करेगी साल दर साल, उससे नीचे यदि खरीदता है तो उसमें सजा होगी। लेकिन सरकार कैसे तय करेगी? सरकार किसी प्राइवेट दुकान वाले को यह कैसे तय कर सकती है कि आपको गेहूं या धान इसी रेट में खरीदना है? फिर गेहूं और धान ही क्यों, इस देश में कपास पैदा होती है, मेरे खेत में मैं दाल भी पैदा करता हूं, मेरे खेत में मैं सब्जी भी पैदा करता हूं जिसमें टमाटर है, आलू है, प्याज है, गोभी है। तो मैं तो कहूंगा कि भैया पंजाब के किसानों की मांग पर आप केवल धान की फसल पर या गेहूं की फसल पर एमएसपी क्यों देंगे? मैं टमाटर पैदा करता हूं, क्या उस पर एमएसपी नहीं मिलनी चाहिए? मैं आलू पैदा करता हूं, मेरे को इस पर एमएसपी नहीं मिलनी चाहिए? मेरी प्याज पर एमएसपी क्यों ना मिले? मेरी दाल पर एमएसपी क्यों ना मिले? मक्का, बाजरा, उड़द पर एमएसपी क्यों ना मिले? इसका मतलब यह हो गया कि देश में जितने भी किसान जो भी अनाज पैदा कर रहे हैं
जो भी फसल बो रहे हैं, आज नहीं तो कल फिर सारी फसलों पर सरकार तय करे कि इसका रेट क्या होगा। साल दर साल रेट तय सरकार करेगी, फिर ये कहेंगे हमारी सारी फसल को सरकार खरीदे। तो क्या मोदी जी फिर दुकान लगाएंगे? उस टमाटर का, प्याज का, आलू का या सब्जियों का ये सरकार क्या करेगी? जो गेहूं है और जो धान है उसको तो ये गरीबों को राशन के जरिए फ्री में देते आ रहे हैं, इससे भी आर्थिक नुकसान, बोझ सरकार के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन चलिए, गरीबों की मदद के लिए उनको धान देना या उनको चावल या गेहूं देना समझ में आता है। क्या टमाटर, प्याज, आलू, गोभी, बैंगन ये सरकार कल को एमएसपी पर दे, मतलब खरीद कर और ये बांटना शुरू करेगी? ये क्या चाहते हैं? ये केवल ये चाहते हैं कि इस देश में किसानों के नाम पर अराजकता फैलाई जाए, किसानों के नाम पर दिल्ली को बंधक बनाया जाए और इस सरकार को बदनाम किया जाए। एक एजेंडा बनाया जाए कि मोदी ये किसान विरोधी है। और आप अगर सोशल मीडिया देखेंगे तो इनकी जो टीम सी है, जैसा मैंने बताया, एक टीम वो है जो टूल किट तैयार करती है, दूसरी टीम वो है जो किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाने का पूरा अरेंजमेंट करती है, किसको ट्रैक्टर लाना है, कितने पैसे कहां देने हैं, और सारा पूरी व्यवस्था। जैसे पिछले आंदोलन में खुलासा हुआ था कि प्रतिदिन ट्रैक्टर लाने वाले को 10,000 रुपए पेमेंट दी जा रही थी, शराब की बोतलें, खाने पीने की व्यवस्था, और इस बार रहने की व्यवस्था ये ट्रोलियों में करके आए हैं। आपने खुद सुना होगा, किसान खुद बता रहे हैं, ये किसान तो कहना बेकार है, आंदोलनजीवी ये खुद बता रहे हैं कि हम जो अब इस बार चले हैं, हमने अपनी ट्रॉली में रहने का इंतजाम किया है, हमारे पास रजाई, गद्दा सब कुछ है, यहां तक कि 6 महीने का राशन भी है। अब आप सोचिए, किसी के पास यदि ट्रैक्टर है, बड़ी ट्रॉली है, 6 महीने का राशन है, और वो 6 महीने की तैयारी से घर के बाहर निकलने की सोच के आया है, किसान ऐसा कर सकता है क्या? मैं खुद किसान हूं। किसान मैक्सिमम अपने घर से अगर निकलेगा ऑफ सीजन में तो भी 10 दिन के लिए मैक्सिमम, कहीं निकलेगा 8-10 दिन के लिए निकल सकता है। लेकिन कोई किसान होते हुए यह सोच सकता है कि मैं 6 महीने धरना प्रदर्शन करने के लिए घर छोड़ के निकला हूं? दूसरी बात, मैं तो मेरे गांव की बात कर रहा हूं। जिस भी घर में एक ट्रैक्टर खड़ा है, उस ट्रैक्टर की कीमत 8 से 10 लाख है मिनिमम। वो गरीब है क्या? मैं बचपन से सुनता आया हूं। पहले मैं बचपन में देखा है मैंने, किसी के घर में पानी निकालने का अगर इंजन हुआ ना तो उसको कहते थे अमीर किसान है। फिर उसके बाद अगर किसी के पास ट्रैक्टर है तो यह माना जाता था भाई ट्रैक्टर लेने की हैसियत, उसका तेल पानी का खर्चा ये तो कोई अमीर ही कर सकता है। यानी एक तरह से ट्रैक्टर लाकर ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है और अन्नदाता अन्नदाता बोलकर ये वामपंथी मीडिया उनको चढ़ा रहा है। लेकिन हरियाणा की सरकार ने, खट्टर सरकार ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर यह समझ लिया कि ये केवल आंदोलनजीवी हैं, कोई किसान नहीं है, और किसान के वेश में ये दिल्ली को बंधक बनाने वाले वही लोग हैं जो पिछली बार खालिस्तानियों के संपर्क में थे। और इसी लिए हरियाणा की पुलिस ने शंभू बॉर्डर पर इनके साथ जो ट्रीटमेंट किया है, हालांकि जो हरियाणा चंडीगढ़ की कोर्ट है, हरियाणा पंजाब की कोर्ट जो है चंडीगढ़ हाई कोर्ट, उसका निर्देश था कि बल प्रयोग सबसे लास्ट में किया जाए, इन किसानों के ऊपर कोई भी बल प्रयोग ना किया जाए, इनसे बातचीत के समस्या का समाधान किया जाए बातचीत के आधार पर। और हाई कोर्ट की गाइडलाइन के कारण से पुलिस ने बड़े धैर्य से काम लिया है। बैरिकेड्स लगाए गए, रबर की गोलियां चलाई गई हैं, हवा में आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। लेकिन इतना तो बता दिया हरियाणा की इस बार खट्टर पुलिस ने कि भाई पिछली बार की तरह आपके गले में माला डालने के लिए तो कम से कम हम नहीं खड़े होंगे। और इस बार इस सख्ती का नतीजा यह है कि जैसे ही पंजाब से हरियाणा के बॉर्डर पर ये किसान पहुंचे हैं, ये फर्जी किसान, इनके ऊपर जब आंसू गैस के गोले छोड़े गए तो ये भाग खड़े हुए हैं और अब इनको वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया है। कुछ इधर उधर से घूम फिर के अगर दिल्ली के बॉर्डर पर आने की कोशिश की किन्हीं ने, तो दिल्ली का जो सिंघू बॉर्डर है वहां तो पहुंच ही नहीं पाए। दिल्ली की पुलिस की तैयारी है। और यहां लास्ट में आपको मैं यह भी बताऊंगा कि इस आंदोलन के बीच जो सबसे ज्यादा पिछले बार आंदोलन में एक ये कहूं कि हाईलाइट बनी थी जो जगह, वो था गाजीपुर बॉर्डर। और मैं उस गाजीपुर बॉर्डर पर खुद होके आया हूं। बिल्कुल आराम से बैठे हुए पुलिस वाले पालथी मार के बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जय हो बाबा जी की। सरकार हो तो ऐसी, सीएम हो तो ऐसा। योगी आदित्यनाथ का वो दहशत है
और उस दहशत के कारण उत्तर प्रदेश की सीमा में कोई भी ऐसी गड़बड़ी नहीं है जिसके कारण दिल्ली तक कोई बॉर्डर में घुसपैठ करने की कोशिश कर पाए। यह उत्तर प्रदेश की पुलिस की दहशत है, क्योंकि उनको अच्छे से पता है, उत्तर प्रदेश के जो भी लोग हैं, जो आंदोलनजीवी हैं, कि बेटा यूपी में योगी है तो यूपी में बाबा, तो भाई क्या होगा अगर आपने घुसपैठ करने की कोशिश की, सड़क पर अराजकता की, तो आपका नंबर नोट हो जाएगा, फोटो खींच ली जाएगी, फिर घर पे बुलडोजर चलेगा। और इसीलिए दिल्ली के बॉर्डरों पर एहतियातन पुलिस जरूर मौजूद है, लेकिन दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पूरी तरह शांति है और वहां कोई ऐसा आवाजाही नहीं है। हालांकि राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चन्नूनी, इन दोनों ने इस आंदोलन से अपने आप को अलग किया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा ये ऑल इंडिया किसान सभा है, उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि जो ये संयुक्त किसान मोर्चा है, हनन मोहल्ला, उन्होंने कहा कि हम इसमें साथ नहीं हैं, क्योंकि जो एमएसपी पे गारंटी की बात करने वाले लोग हैं, यह सवाल उठता है कि ये एमएसपी पर गारंटी करने वाले, बात करने वाले लोग जब 3 कृषि बिल वापसी हुए थे तब ये वापसी क्यों गए थे? क्योंकि तय हुआ था कि हमारा मेन मुद्दा 3 कृषि बिल था जो वापसी हो गए। इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो राज्य स्तर की हैं। पंजाब वाले पंजाब सरकार से बात करें, उत्तर प्रदेश वाले योगी बाबा जी हैं, वो गन्ने की फसल का रेट अपने आप तय करते हैं, गेहूं की फसल का रेट अपने आप तय करते हैं, चीनी मिलों का पेमेंट कराने के लिए योगी जी एक्शन लेते हैं। और आज उत्तर प्रदेश के किसान को योगी जी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये पंजाब के किसान दिल्ली में क्यों आना चाहते हैं, उसका एकमात्र कारण है कि वो दिल्ली में आकर दिल्ली पुलिस के जरिए लाठी या गोली चलवाने तक उनको उकसाना चाहते हैं, ताकि अमित शाह और मोदी को बदनाम किया जा सके और यह नैरेटिव गढ़ा जा सके कि मोदी किसान विरोधी। लेकिन इनकी चाल में इस बार अलर्ट कर दिया गया है पुलिस को, और इस बार हरियाणा की पुलिस ने दिखा दिया कि पिछली बार हमें आदेश नहीं था। हालांकि अभी भी आपको बता रहा हूं, मैं किसी के कोर्ट के निर्णय पर मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, बड़े आदर के साथ कह रहा हूं कि जो निर्णय कोर्ट ने आज दिया है, सोशल मीडिया पर इसको लेकर भी चर्चा हो रही है कि ऐसे में जब सड़कों पर अराजकता फैलाई जा रही है, जनता लाखों की संख्या में परेशान है, लोगों को 100 किलोमीटर राउंड लेकर के आना पड़ रहा है, 20 मिनट का सफर 3 घंटे में करना पड़ रहा है, ऐसे में कोर्ट का यह आदेश देना, हरियाणा की जो ये और पंजाब की जो कोर्ट है कि आप इनके खिलाफ सख्ती नहीं करेंगे, क्या यह जायज है? इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, क्योंकि जो ये आदेश दिया गया है, आपको बता दें, यह आदेश दिया है जो न्यायाधीश हैं गुरमीत सिंह संगवालिया और न्यायमूर्ति तपीता बनर्जी। कहा जा रहा है कि ये जो आदेश देने वाले 2 न्यायाधीश हैं, ये जो इन्होंने फैसला दिया है इन आंदोलनकारियों को लेकर, इसमें भी इन्होंने दूसरे पहलू पर विचार नहीं किया। वरना इस तरह का फैसला देने के बजाय जो जज हैं, इनको कहना चाहिए कि जो भी अराजकता करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन हो। लेकिन ऐसा आदेश नहीं हुआ है। हालांकि खबर यह आ रही है कि अब सीजेआई ने इस पर संज्ञान लिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए अब सरकार से पूछा है कि क्या इन आंदोलनकारियों के कारण कहीं कोई जाम की समस्या पैदा हुई है, कोई अराजकता हुई है, तो हमें बताएं। अगला स्टेप इस पर सुप्रीम कोर्ट लेने वाला है। इस बार इतना तो तय है, न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ सरकार भी इन फर्जी आंदोलनकारियों, फर्जी किसानों पर पूरी तरह सख्ती से पेश आ रही है, जिसके कारण यह अब अगले कुछ घंटों में आंदोलन समाप्त हो जाएगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। आपके आसपास क्या गतिविधि है और आपकी राय इन आंदोलनकारियों के बारे में क्या है? क्या आप इनको सच रूप में किसान मानते हैं? क्या आप मानते हैं कि इनकी मांग जायज है? अपनी कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को शेयर भी करें। वंदे मातरम।